अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिका के रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 जो है इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने मुकम्मल जो है उसको मुकम्मल ही मैक्सिमम डिटेल के साथ कवर किया था, और इसको मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर यानी कि वो भी करवाए थे। तो अगर आप इसको देखें ना तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की थी। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 1 में थी। अब चैप्टर नंबर 2 एक बहुत लेंथी चैप्टर है और आपका पेपर भी है परसों, तो हम कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ताकि हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। अब मैं कंप्यूटर पे तो नहीं इतनी चीज़ें करवाऊँगा, यानी कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में तो नहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें करवाऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक्स वगैरह कवर कर लिए हुए हैं। अब चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल क्या होगा, कॉन्स्टेंट्स। कहते हैं कि मैथमेटिकल यूजेस प्री डिफाइंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट बिल्ट इन मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स। सिंपली ये है कि पाई है ना, ये वाला जो पाई होता है एक कांस्टेंट होता है, तो इसके लिए हम पी आई भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह एक एक्सपोनेंट ये होता है ना जिसकी वैल्यू 2.7178 इस तरह होती है, सो ऑन, तो इसके लिए हम कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। इसी तरह एक एयोटा होता है ना, तो एयोटा को ये आई एयोटा होता है, तो इसके लिए हम कैपिटल आई यूज़ करेंगे। ये क्यों यूज़ करते हैं सारा पहले चैप्टर में हमने आपको क्लियर करवाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिका का एक रूल है कि इसमें कोई भी आपने सिंबल लिखना है तो वो कैपिटल लेटर आएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो पाई क्या होता है, पाई एक रेशो होती है सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर की, यानी कि पाई की अगर बात करें ना तो ये होता है सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। और अगर ई की बात करें तो ये नेचुरल लॉग, यानी कि नेचुरल लॉग की अगर बात करें ना तो ये होता है लॉग विद बेस ई। तो ये जो ई होती है ना तो इसको बेस का नाम दिया जाता है। और नेक्स्ट देखें, both pi and e are treated symbolically and do not have values as such, however they may be approximated to any degree of precision। यानी कि अगर पाई की वैल्यू आप एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट अगर लिखनी है तो वो यही होगी। तो पाई की वैल्यू आप ये कह लें कि पॉइंट के बाद कुछ हिस्सों तक आएंगी। जैसे आप चाहें तो आप कहें कि पॉइंट के बाद हमें 6 वैल्यू चाहिए, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो इस तरह वो आएगी डिग्री ऑफ प्रोसीजन के हिसाब से। जैसे वो कह रहा है कि हमें पाई की वैल्यू चाहिए 500 और सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएँ। ठीक है, तो ये आप लोग को बताया था कि हम इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए हमें किसकी, पाई की चाहिए, और 500 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें तो ये आ गए। अशारी के बाद 499 है और एक ये शामिल करेंगे तो 500 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे। अब बच्चों ये बात बहुत ही मज़े की है क्या कि डिग्री किसके इक्वल होता है। ये अगर आप क्वाड्रेंट बनाए ना तो आपको पता है यहाँ पे कितना होता है, पाई होता है। यहाँ पे आप 180 डिग्री भी कह सकते हैं, यानी कि 180 डिग्री बराबर होता है किसके, पाई के। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 तो लिख सकता हूँ। ये मैंने क्या किया, इसको इधर ला डिवाइड कर दिया तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई ओवर 180। किसके इक्वल आ गया, पाई ओवर 180। तो ये लिखा हुआ है कि डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 एंड इज यूज टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, इस रिलेशन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब गोल्डन रेशो, ये गोल्डन रेशो का फार्मूला होता है, वैल्यू होती है, ये होती है 0.618। ये वैल्यू होती है गोल्डन रेशो की। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चीज़ है। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आपको ना इसका भी पता हो गोल्डन रेशो क्या होती है। ठीक है, गोल्डन रेशो बहुत मज़े की चीज़ है, घूमती जाती है। जो सूरजमुखी के बीज होते हैं ना उसमें भी यही पैटर्न पाया जाता है। 1.61 यानी कि ये होती है हमारे पास, ये देखें, ये सिमेट्रिक होती है। हर जगह पे ये गोल्डन रेशो मैक्सिमम टाइम पाई जा रही होती है। देखें, आईफोन तक के लोगों में ना, ये एप्पल के, तो ये गोल्डन रेशो 1.618 होता है शायद। ठीक है, ये गोल्डन रेशो होती है, यानी कि ये जो अलामा नहीं दिखा रहे आपको, ये वाली, ये देखें। ठीक है, तो चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्फिनिटी आ गई। तो इन्फिनिटी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी को आप या फिर वो पैलेट से इस तरह भी लिख सकते हैं। पैलेट से मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि ये यहाँ पे क्लिक करें ना तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी आपके पास मौजूद होगा। या आप यहाँ से इन्फिनिटी लिख लें, या आप सिंपल जो है वो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख लें, और इसके लिए आपको आई जो है वो कैपिटल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें कि आइलर गैमा फंक्शन आ गया। आइलर गैमा फंक्शन के लिए आइलर कांस्टेंट आ गया।
ऑयलर कांस्टेंट की कीमत ये होती है 0.577 to 16, ठीक है। और फिर कैटलेंस आ गए, तो कैटलेंस कांस्टेंट इस अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होता है, यानी कि ये कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है। अच्छा देखें, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बच्चों इन्फिनिटी ही इक्वल होता है, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आप जल्दी जल्दी, इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो ये आंसर क्या देगा, देखिए इन्फिनिटी ही आंसर दिया उसने, ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट आ गया, कहता है कि अप्रोक्सीमेट हाउ मैनी रेडियंस आर इन 90 डिग्री, 90 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, तो ये फार्मूला आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को बताया हुआ है। तो 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, फिर 90 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 से कैंसिल हो, एक बार 9 9 2 बार 18, पाई बटा 2, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 आएगी, 3.14159 डिवाइडेड बाई 2 करके देखें ना, तो ये तकरीबन बन जाएगा 1 पॉइंट, ये वही चीज़ बनेगी। इस तरह करके देख लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप 90 डिग्री और इसके बाद इसकी हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसकी हमें क्या चाहिए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो n आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप लोग को पता है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे 90 डिग्री और आगे n यहाँ पे लिख दें, ठीक है, n यहाँ, ठीक हो गया। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो कहता है गोल्डन रेशन सेटिस्फाई द अल्जेब्राइक इक्वेशन, आप साबित करें कि गोल्डन रेशन जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, x² - x - 1 को, ठीक हो गया जी, कर लेते हैं। सबसे पहले हम कह देंगे कि x जो है हमारे पास गोल्डन रेशो के इक्वल हो, गोल्डन रेशो के। एंड पे मैं सेमीकोलन लगाने लगा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसकी आउटपुट मुझे नज़र ना आए, ठीक है। फिर मैं क्या कर दूंगा, x² के लिए आपको पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें आपको पीछे वाले लेक्चर में सिखाई हुई हैं, -x और -1, और इसकी मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये देखें 0 पॉइंट कुछ आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहूँ कि मुझे 50 डिजिट तक चाहिए, फिर वो 0 नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं इसकी कहूँ कि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू 50 डिजिट्स चाहिए तो वो फिर ये क्या आ गया, यानी कि वो जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि यही ठीक है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसकी ये 0 पॉइंट समथिंग आ रही है। व्हाट हैपन्स इफ ज़ेचेरी ट्राइज टू, ये कहता है कि एक बंदा है जिसका नाम ज़ेचेरी है, वो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, तो हम करके देख लेते हैं। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करेंगे ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करके देखेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करके देखा, तो बच्चों ये इनडिटर्मिनेट एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि ये एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इसी तरह एक और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको बना के दिखाता हूँ, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी करके देख लें, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी करके देख लें, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। ये 7 फॉर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। अब लिखा हुआ है कंप्यूट 20 डेसिमल प्लेस अप्रोक्सीमेशन टू ई के हमने कितने निकालने हैं, 20 डेसिमल प्लेस निकालनी है। तो 20 डेसिमल प्लेस निकालने हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए मुझे किसकी, ई की, कैपिटल ई लिखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे यहाँ से ई लिखना पड़ेगा। और कितनी, तो जब मैंने 20 लिखा तो ये अशारी के बाद 19 आए, और एक ये अशारी से पहले आया था, अब मुझे यहाँ पे 21 लिखना पड़ेगा, 21 लिखूँगा तो ये आया, डोर लोगों को मैं अभी आया, ठीक है। सही, चलें अब नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया है, ये आपको बता दिया है, ठीक है। 21 लिखना पड़ेगा फिर, ताकि अशारी के बाद 20 आ सके, क्योंकि उन्होंने कहा था 20 डेसिमल प्लेसेस, ना कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अच्छा, अब बिल्ट इन फंक्शन आ गया। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं कि ऐसे फंक्शन जिनको आप मैथमेटिका में लिखते हैं, तो मैथमेटिका को पहले ही पता होता है क्या लिखा है। अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर ना अपने क्लास के सीयर का नाम लिख देता हूँ असद, तो ये मैथमेटिका को नहीं पता असद क्या है, वो वैसे ही दे देगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर लिख दूँ कि असद के अंदर लिख दूँ यहाँ पे x, तो ये हमारे पास x की जगह पे गोल्डन रेशो दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर x को गोल्डन रेशो कहा था ना, ठीक है। तो ये वाली चीज़, और उसने इसको कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट देखें ना कि मैं यहाँ पर कर दूँ, क्या कर दूँ, अगर मैं लिख दूँ SQRT और फिर x लिखूँ, तो ये गोल्डन रेशो का स्क्वायर रूट आ गया है, देखें, ठीक है। अगर मैं इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी लगा दूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लगा दूँ, न्यूमेरिकल
तो ये आंसर कैसे आई जा रहे हैं बच्चों, वो इस वजह से आई जा रहे हैं क्योंकि मैथमेटिका को पता है स्क्वायर रूट क्या है, मैथमेटिका को नहीं पता असद क्या है, ठीक है। तो ये असद वैसे ही आ गया था। बिल्कुल इसी तरह कि जिनके बारे में मैथमेटिका को पता हो ना तो वो बिल्ट इन होते हैं, ठीक हो गया, और बाकी जिनका नहीं पता तो वो एज ए कॉन्स्टेंट उनको ट्रीट कर लेता है, बस आपने कोई एरर ना की हो, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट एक्स एक बिल्ट इन फंक्शन है और स्क्वायर रूट एक्स गिव्स द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर आता होता है, नेगेटिव तो आता नहीं स्क्वायर रूट का आंसर, ठीक है। रियल नंबर्स के रिलेटेड इसका स्क्वायर रूट उन्होंने फाइंड किया, वो 39 आ गया, ठीक है। कहते हैं अगर इससे हायर हमें चाहिए हो, यानी कि अगर हमें चाहिए जैसे 81 का क्यूब रूट चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, तो क्यूब रूट के लिए मैं यहाँ से क्यूब रूट लूँगा, ये देखें 81 का क्यूब रूट चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा 3 लिख दूँगा, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, उसने 81 ने 27 कर देता हूँ 27, क्योंकि 27 का एक पूरा क्यूब रूट आता है ना, तो ये देखिए 3 उसने आंसर कर दिया। एक तरीका ये है, तो बच्चों दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपने इस तरह लिखना है कि 27 की पावर 27 पावर ये कैरेट से आती है, आप लोग को सारा बताया था पहले चैप्टर में से, 27 की पावर 1/3 कर लो, 1/3 कर लो, तो ये 27 की पावर 1/3 करने से 9 कैसे आ गया, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ ना, क्योंकि वो 27 की पावर 1 करके जो आंसर आ रहा था उसको डिवाइडेड बाय 3 कर रहा था। अब ठीक है, ये देखिए 3 आ गया, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट, ये भी हमने सीख लिया, यानी कि ये 8 की पावर 1/3 है, इस तरह कर ले, मैंने 27 से करके दिखाया आप लोग को, और -8 की करेंगे तो ये फिर ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ बता रहा है। अब एग्जांपल नंबर 5 है कि स्क्वायर रूट 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू ये, और अगर हमें 50 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए तो हम इस तरह लिख देंगे द फंक्शन एंड। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ना, ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है आपको पता है ना, ये एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, एक्स का एब्सोल्यूट फंक्शन होता है एक्स ही आएगा, इसका आंसर एक्स ही आता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और इसका आंसर -x आता है कब, जब x जो है वो लेस देन 0 होता है। तो ये चीज़ लिखी हुई है कि इसका आंसर x ही आएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका आंसर -x आएगा कब, जब x लेस देन 0 होगा। और बच्चों आपको पता है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है z जो कि x प्लस योटा y की फॉर्म का है, तो उसका कम्प्लेक्स उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसके इक्वल आती होती है। देखें ना कि अगर z बराबर हो, मैं a प्लस योटा b ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, तो फिर z की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल आएगी बच्चों, आपको पता है किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट a² प्लस b² होती है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने xy की फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले 5 की फिर -5 की फिर ये 5 + 12 योटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो abs 5 की अगर निकालूंगा तो वो 5 ही आ जाएगी, abs -5 की अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो ये कीबोर्ड से सारे बटन दबाने हैं आप लोगों ने, ये भी 5 ही आ जाएगी। अगर मैं abs लिखूंगा किसकी 5 + 12 योटा, 5 + 12 एयोटा के लिए स्मॉल आई नहीं, एयोटा के लिए यहाँ से आई आपने सेलेक्ट करना है या कैपिटल आई लिखना है, तो ये देखें 13 आ गए। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 12 और एयोटा, और ये इस तरह आगे लिख के abs लगा दें, abs आएगा, ठीक है, ठीक हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आ गया साइन फंक्शन। साइन फंक्शन हमें ये बताएगा इसका साइन नेगेटिव है तो ये -1 दे देगा, 0 है तो 0 दे देगा, और अगर पॉजिटिव है तो ये +1 दे देगा। तो साइन को हम यूज़ करके देख सकते हैं। साइन के अंदर मैं लिख दूंगा जैसे -0 पॉइंट, ये वाली मैंने एक लिख दी, तो ये नेगेटिव है तो -1 आंसर देगा, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव और 0 वाला आप खुद करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन आ गया। फैक्टोरियल को इस तरह ज़ाहिर करेंगे या फैक्टोरियल को ये वाला ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, एक तरीका तो ये है फैक्टोरियल और इसके अंदर लिख दे 5, शिफ्ट एंटर करेंगे, ये 5 का फैक्टोरियल आ गया। दूसरा तरीका क्या है वो आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर लामत है, ये शिफ्ट के साथ ये 1 के ऊपर, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर आकर लिख दे 5, ठीक है। पहले आपने 5 लिखना है, उसके बाद ये लामत लिखनी है, ठीक हो गया। अब 3 का अगर फाइंड करना चाहते हैं तो पहले 3 फिर शिफ्ट और ये एक्सक्लेमेटरी साइन इस्तिजाबिया, शिफ्ट एंटर किया तो ये तुम्हारा हमारे पास 3 का आ गया, ठीक हो गया। फैक्टोरियल की ये नोटेशन है। अगर इशारे में लिखेंगे तो ये इसको किस तरीके से सोल्व करेगा, इस हिसाब से, ठीक है, गैमा फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि गैमा फंक्शन ऑफ n + 1 किसके इक्वल होता है, n के फैक्टोरियल के इक्वल होता है, स्पेशल फंक्शन में पढ़ के आए।
यानी कि n का फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया, गैमा फंक्शन ऑफ n+1, और गैमा फंक्शन ऑफ n+ किसके इक्वल होता है बच्चों, 0 से 1 e की पावर -x, x की पावर n+-1 हो जाएगी तो ये n ही बन जाएगी और dx बन जाएगी। यानी कि अगर मैं 3.5 का लेना चाहता हूँ और क्या 3.5 का अगर मैं लेना चाहता हूँ फैक्टोरियल, तो वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3.5 आ जाएगा, 3.5, और इस इंटीग्रल को सोल्व करना पड़ेगा। किसको, इस इंटीग्रल को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इस सारे इंटीग्रल को सोल्व करना पड़ेगा, तो वो अशारी में आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए जी नेक्स्ट देखें, रैंडम टाइप रेंज, रैंडम टाइप रेंज एंड ये वाली चीज़ें क्या होती हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो इस बना पर ना मैं स्पीड के साथ ये चीज़ करवा देता हूँ, या मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं छुड़वा दूँ, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सर ने हमें करवाई नहीं ना। तो चलें जी, रैंडम टाइप ये है कि गिव्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोपोर्शनल नंबर, जीरो रैंडम लिख दूंगा ना तो वो 0 से 1 के दरमियान कोई भी नंबर दे देगा अपनी मर्ज़ी से, रैंडम, ठीक है। ये लें जी, अपनी मर्ज़ी से उसने 0, और अब देखिएगा दोबारा रैंडम लिखूंगा वो अपनी मर्ज़ी से फिर दोबारा कोई नंबर दे देगा, ज़रूरी नहीं वही दे, 0 और 1 के दरमियान ही देगा। रैंडम दोबारा लिख दें, 0 और 1 के दरमियान अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर दे देगा, ठीक है, इस तरह हो गया। तो रैंडम टाइप अगर लिखेंगे रिटर्न यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विच इज आइदर इंटीजर, अच्छा अब जब ये लिखेंगे टाइप भी, तो वो हमें 0 दे सकता है, 1 दे सकता है, 0 लिखेंगे 0 या 1 के दरमियान रियल वैल्यू देगा, और इंटीजर रियल या कम्प्लेक्स इसमें आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, रियल आ सकता है, कम्प्लेक्स इंटीजर या रियल लिखेंगे तो वो यानी कि वो इंटीजर या रियल के लिए वो 0 या 1 के दरमियान नंबर देगा, और कम्प्लेक्स के केस में वो 0 और 0+ ही होता है। देखिएगा रैंडम और इसमें हम इंटीजर लिख के देखते हैं, इंटीजर, उसने इंटीजर 1 दे दिया, दोबारा यही मैं लिख देता हूँ रैंडम, और इसके अंदर लिख देता हूँ इंटीजर, 0 दे दिया, अब दोबारा 1 देगा क्योंकि 1 और वही है इंटीजर, और तो कोई है ही नहीं, ठीक है, 1 और 0 ही इंटीजर है। दोबारा मैं इंटीजर लिखने लगा हूँ तो वो हमारे पास है, दोबारा 1 दे दिया, 0 1 0 1। अच्छा अब मैं लिख देता हूँ रैंडम के अंदर रियल लिख के देखता हूँ, तो वो 0 से 1 के दरमियान देगा, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान। इसी तरह अगर मैं ये दोबारा चीज़ लिखूँ, ये देखें अब ये दे दिया, अब ये दे दिया, ठीक है मुझे। अब अगर मैं इसके दरमियान कम्प्लेक्स लिख के देखूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कम्प्लेक्स लिख के देखूँ, कम्प्लेक्स, इसको सिलेक्ट भी कर दूँ ना ताकि बार बार जो है मैं इसको चला सकूँ, तो ये देखिए ये दे दिया 0 से 0+0 एयोटा से 0+1 एयोटा के दरमियान नंबर देगा ये। अब देखिएगा ये अब कोई और दे दिया, अब कोई और दे दिया इसने, अब कोई और दे दिया, ठीक है, यानी कि ये इस हिसाब से आ गया। तो ये है रैंडम। और अगर आप रैंडम टाइप रेंज भी दे दें, यानी कि टाइप बताएं कौन सी चाहिए आपको, रेंज चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक और कितने डिजिट्स चाहिए आपको, ये सारा इसमें आ जाएगा। टाइप रेंज लिख के देखता हूँ, टाइप रेंज का ये कर लेता हूँ कि रियल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंज में कह देता हूँ 4, तो रेंज आ गई 4, तो ये 0 से 4 के दरमियान कोई नंबर दे रहा है। अगर मैं लिख देता हूँ देखिए 2, तो ये 0 से 2 के दरमियान कोई नंबर देगा, ठीक है। और अगर मैं ये भी लिख देता हूँ टाइप रेंज n का मतलब होगा कि कितने डिजिट देगा, तो ये देखिएगा 0 से 2 के दरमियान 6 डिजिट हमें दे, हाँ ये क्या चीज़ हो गई, गिव्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन n सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे, यानी कि पॉइंट के बाद वो टोटल ये देखें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहे हैं। अगर मैं कहता कि मुझे 50 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो ये देखें ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। और यानी कि ये आ जाते हैं, फिर रैंडम रियल आ जाता है, रियल नंबर 0 से 1 के दरमियान, रैंडम रियल एक्स मैक्स, रैंडम एक्स मैक्स और मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान नंबर चाहिए, तो ये देखिएगा रैंडम रियल अगर मैं लिखता हूँ रैंडम रियल रैंडम रियल, ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखूँगा एक्स मिनट और एक्स मैक्स, तो ये आ जाएंगे। अगर मैं लिख दूँ 2 और 8 के दरमियान मुझे नंबर चाहिए, तो ये देखिए 2 और 8 के दरमियान उसने नंबर दे दिया, ठीक है। वो ऊपर वाले तो 0 से स्टार्ट हो रहे थे, ये 2 और 8 के दरमियान। अब ये देख लीजिएगा कि कितने नंबर चाहिए वो भी हमें दे देगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोमा से 5 लिख दूँ, तो ये 5 देखें 5 नंबर दे दिए इसने 2 और 8 के दरमियान इस हिसाब से। और अगर मैं m, n दे दूँ, तो इसका मतलब क्या है
कि लिस्ट यानी कि वो लिख के देख लेते हैं, यानी कि 5 कोमा इसको ही ना, यानी कि यहाँ से कॉपी करूँ मैं, इसको ही मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और ये 5 कोमा को भी ना इस तरह लिख देते हैं, 5,3 5,7 लिख देता हूँ। तो ये देखें उसने लिस्ट बना दिया हमारे पास, यानी कि वो लिस्ट उसने बना के दे दी है कि वो नंबर्स जिनको ऐड करने से हमारे पास नहीं, ऐड करने से नहीं, देखते हैं। हायर डिमेंशन में ये चीज़ ले गया, किसमें, हायर डिमेंशन में ले गया है, और 5 से, हाँ हायर डिमेंशन में इसको ले गया। 2 से 8 के दरमियान हमें नंबर चाहिए, returns a list of pseudo random numbers between x max और maximum. This extend in a natural way to a list higher dimension. कितने 35 तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 35 दे दिया इसने 2 डिमेंशन की फॉर्म में, कितने 35 दे दिए हमें, यानी कि ये इतने देगा फिर 35, ठीक है, और 2 डिमेंशन में देगा। अगर मैं सिंपल यहाँ पे 35 लिखता ना, सिंपल क्या लिखता, अगर मैं यहाँ पे 35 लिख देता तो वो फिर एक लिस्ट सिंपल सीध की फॉर्म में देता। ये देखें ना, वो सीध की फॉर्म में दे रहा है, आगे भी जा रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं ना जा सकता, यानी ये देखिएगा एक सीध की फॉर्म में दे दिया वो लाइन की फॉर्म में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही लिख दूँ 5 और 7 है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिख देता, ठीक है, तो फिर वो इस तरह देगा, ठीक है, ये वाला एक लिस्ट की फॉर्म में, यानी कि ये एक लिस्ट लैदा आ गई। लिस्ट क्या होती है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ये लिस्ट लैदा आ गई और ये एक लिस्ट लैदा आ गई, ठीक है। तो लिस्ट क्या होती है ये हम कहाँ पे भी आगे पढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट रैंडम इंटीजर आ जाएगा, इसी तरह रैंडम कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, रैंडम रियल तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह रैंडम सैंपल आ, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, सर ने हमें नहीं करवाई। ये अब एग्जांपल्स आ गई हैं, एग्जांपल्स करा दिया ना। रैंडम इंटीजर लिखा था 0 भी आ रहा था, 1 भी, रैंडम रियल लिख दिया है तो 0 और 1 के दरमियान कोई भी रियल, रैंडम कॉम्प्लेक्स लिख दिया है तो 0 + 0 एटा से 0 + 1 एटा के दरमियान कोई, रियल 5 लिख दिया है तो ये रियल 5 लिख दिया है तो ये 0 से 5 के दरमियान कोई नंबर आ जाएगा। इस तरह लिख दिया तो ये 3 से 5 के दरमियान कोई नंबर आ जाएगा। यानी कि ये सारी अब एग्जांपल्स दी हैं तो एग्जांपल देख लीजिएगा। अच्छा, प्राइम एन का मतलब है कि अगर मैं लिख दूंगा ना प्राइम 1 तो पहला प्राइम आ जाएगा, प्राइम 2 लिखूंगा दूसरा प्राइम आ जाएगा, प्राइम 10 लिखूंगा 10वें नंबर वाला प्राइम आ जाएगा। रैंडम प्राइम एन का मतलब है कि 2 से एन के दरमियान कोई रैंडमली प्राइम आ जाएगा, और प्राइम एम कोमा एन का मतलब ये है कि एम और एन के दरमियान कोई भी रैंडम वो दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, निकलना लिस्ट ऑफ के इतने प्राइम्स आ जाएंगे, ठीक है, इनके दरमियान। तो ये देखिए प्राइम 7 वाले नंबर वाला प्राइम जो है वो 17 बनता है, ठीक है। 7 और 47 7वें नंबर वाले प्राइम जो कि 17 बनता है, और 47वें नंबर वाले प्राइम के दरमियान में से कोई भी वो आप रैंडम, आपको कोई भी रैंडमली प्राइम दे देगा, ठीक है। 17वें यानी कि 7 वाले नंबर जो प्राइम नंबर आएगा, जैसे 17 आया, इसी तरह 47 वाला जो प्राइम नंबर बनेगा तो उसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो कोई भी रैंडम वाली वो आपको दे देगा प्राइम नंबर। इसी तरह ये देखें क्या लिखा हुआ है 7वें और 47वें। अच्छा 47 वाला है कितना वो देख लेते हैं, प्राइम 47 वाला हमें चाहिए, 47 वाला तो 211, यानी कि आप कह लें 17 और 211 के दरमियान ये उसने रैंडमली एक प्राइम दे दिया, और 17 और 211 के दरमियान 10 उसने प्राइम देने हैं। तो ये देखें 31 29 41, यानी कि ये जितने भी आए हैं ना हमारे पास, ये हमारे पास इनके दरमियान आएंगे 7 और 47 के दरमियान। 1 मिनट, 7 प्राइम रैंडम भी आएगा, रैंडम प्राइम 7 और 47 के दरमियान हमें 10। हाँ देखा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ गलत लिखी हुई थी, कभी भी 7 आ ही नहीं सकता, कभी भी 7 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 17 और 17 और 211 के दरमियान आने थे। 13 भी नहीं आ सकता, 17 और इसके दरमियान आने थे। देखें ना ये सारे किसके दरमियान आ रहे हैं, 17 या 211, ठीक है, 17 और 211 के दरमियान आ रहे हैं, इनमें से छोटा कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन ये गलत है, 7 भी नहीं आ सकता, 13 भी नहीं आ सकता इसमें,
ठीक है, और 17 का नहीं पता है 17 आ सकता है कि नहीं, तो देखें ठीक हो गया। अब देखें द फाइबोनेची नंबर्स आर डिफाइंड एज, फाइबोनेची नंबर्स होते हैं एक, वो फाइबोनेची नंबर्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन और एफ एन माइनस टू, यानी कि अगर हम एफ एन निकालना चाहते हैं तो इससे पीछे वाली दो चीज़ों को जमा कर दें। तो ये स्टार्टिंग वाली दो ये होती है, एफ ऑफ वन भी वन होता है और एफ ऑफ टू भी वन होता है। अगर हम एफ ऑफ थ्री निकालना चाहते हैं तो पीछे वाली दोनों को जमा कर दें तो ये टू हो गया। एफ ये नेक्स्ट नंबर निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को जमा कर दे, थ्री हो गया। आगे वाला निकालना चाहते हैं इन दोनों को जमा कर दें, देखे ना पीछे वाले दो को जमा करेंगे तो आगे वाला बनेगा, तो ये बन जाएगा 5 बन जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे तो 8 बन जाएगा आगे वाला, इन दोनों को जमा करेंगे 8 5 13 बन जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 21 बन जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 34 बन जाएगा, यानी कि ये सोन इस तरह बनता है। इसको कहते हैं फाइबोनेची नंबर्स, या और इसको कहते हैं फाइबोनेची सीक्वेंस। ठीक है ना, अलग-अलग लिख देते नंबर, ऐसे भी सीक्वेंस भी कहते हैं। फाइबोनेची के अंदर जो नंबर देखेंगे इसका मतलब उतनवें नंबर वाला, जैसे 7 लिखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, तो ये देखिए 13 आंसर आ गया, 7वें नंबर वाला फाइबोनेची नंबर। अब ये राउंड का आपको पता है कि वो राउंड ऑफ कर देगा, फ्लोर का आपको पता है कि वो छोटे वाला दे देता है, सीलिंग का आपको पता है कि वो बड़े वाला दे देता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से, जैसे अगर मैं राउंड करूँ ना तो ये 5×75 है, अशारे के बाद 7 है तो वो राउंड ऑफ करके 6 बना देगा 5 को। ये वाली चीज़ लिखी हुई है, तो ये इससे छोटे इंटीजर्स कौन से आ रही हैं सारे, तो वो 5 4 3, इससे छोटे इंटीजर, तो इससे छोटे जो इंटीजर्स बन रहे हैं उनमें सबसे जो बड़ा होगा ना वो फ्लोर में आ जाएगा। और इससे आप ये देख लें कि सीलिंग में क्या होगा कि इससे बड़े इंटीजर्स कौन से बन रहे हैं, इससे इंटीजर बड़े 6 7 8 ये वाले बन रहे हैं, तो इनमें जो सबसे छोटा होगा ना वो सीलिंग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह होता है। तो चलें जी, इसको आप यहाँ पे कर भी सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे लिख लें राउंड लिख दे 6.5.75। ठीक है, इसको मैं कॉपी भी कर लूँ, कहाँ गया, ठीक है ये आ गया 6। और इसी तरह अगर आप सीलिंग लिख लें, सीलिंग, ठीक है, तो सीलिंग लिख दें, उसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, और फ्लोर में 5 आएगा आंसर, फ्लोर में आंसर 5 आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आ गई। अब इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है, देखें कि अगर मैं इसी का इंटीजर पार्ट लिखूँ ना, इंट पार्ट, इंटीजर पार्ट क्या है इसका, पूरा इंटीजर लिखना पड़ेगा, इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो ये अब ये देखें इंटीजर का आई बड़ा और पार्ट का पी बड़ा। ठीक है, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, वो 5 होगा क्योंकि इसमें इंटीजर तो 5 है। और इसका अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 0.75। और अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ऐड करने के लिए मैं क्या करने लगा हूँ बच्चों, ये वाली चीज़, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको सिखाया। इसका मतलब क्या है, ये वाली आउटपुट यानी कि इसकी आउटपुट, और इसका मतलब क्या है, ये डबल जो मैंने लगाया है इसका मतलब इसकी आउटपुट। तो दोनों को ऐड करूँगा तो दोबारा हमारा मेन नंबर बन जाएगा। ठीक है, या आप ये कह लें कि अगर आप इसको प्लस करेंगे, ठीक है, इनके इसको प्लस करेंगे और इसमें इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, तो आंसर दोबारा वही आ जाएगा 5.75। ये वाली चीज़ लिखी है। इंटीजर पार्ट इसका, फ्रैक्शनल पार्ट, और इन दोनों को ऐड करेंगे मेन नंबर बन जाएगा। अच्छा, अब ये डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इसमें आपको पता है कि अगर हमने m को अंदर रख के n पे डिवाइड किया है ना तो यहाँ पे आ जाता है बच्चों क्वोशंट और यहाँ पे आ जाता है रिमाइंडर। तो इसको लिखते रहते हैं m इज़ इक्वल टू n क्यू प्लस r, और ये होता है डिवाइज़र, ये होता है इसको कहते हैं डिवाइडेंड, इसको कहते हैं डिवाइज़र, इसको कहते हैं क्वोशंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो कहते हैं क्वोशंट निकालने के लिए आप ये लिखेंगे, और मोड का मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर निकालने के लिए आप ये लिखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि मैंने 9 को अंदर रख के 2 तकसीम किया तो 2 4 बार 8 और 1 9 आ गया, तो ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया क्वोशंट। तो 2 और 9 लिखना पड़ेगा ना मुझको, 9 पहले लिखूँगा 2 बाद में, तो यहाँ पे क्या लिखने लगा हूँ क्वोशंट। तो पहले 9 लिखूँगा, फिर मैंने 2 पे डिवाइड करवाया तो क्वोशंट कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये देखिए क्वोशंट 4 ही था। और अगर मैंने रिमाइंडर फाइंड करना है तो रिमाइंडर के लिए क्या करूँगा, मोड लिखूँगा, मोड। और जब मैंने 9 को डिवाइड करवाया 2 से तो रिमाइंडर कितना आया बच्चों, 1 आया। तो ये देखिए 1 ही लिखा हुआ था। चलिए जी, नेक्स्ट ये एग्जांपल दी हुई है वो आप पढ़ लीजिएगा। एलसीएम और जीसीडी और एलसीएम के लिए सिंपल सी कमांड, ये सिंपल सी आप देख लीजिएगा। इसका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ कह सकते हैं, और ये एलसीएम आ गया। नेक्स्ट देखें तो फैक्टर इंटीजर, अगर किसी इंटीजर के फैक्टर्स आपने बनाने हो
तो वो निकाल के देखते हैं। फ़र्ज़ किया मैं कहूँ फैक्टर अगर हम निकालने हो किसके 24 के, किसके 24 के निकालता हूँ 24 के। तो 24 के फैक्टर 24 के नहीं आए, फैक्टर इंटीजर लिखना पड़ेगा ना, फैक्टर इंटीजर फैक्टर इंटीजर फैक्टर इंटीजर। तो ये देखें ये वाली चीज़ आ गई 2 3 और 3 1। इसका मतलब क्या है देखें 24 को अगर आप निकालेंगे ना 24 को, तो 24 किस पे जाएगा 2 12 बार 24 और 2 6 बार 12 और 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा यानी कि 24 तक पहुंचने के लिए आ जाएगा असल में 2 और 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय आ रहा है 3 और मल्टीप्लाई बाय आ रहा है 1। तो ये 2 और 3 आएगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 2 यानी कि ये वाली चीज़ आ रही है। हम 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि 1 को रहने देना, 1 का कोई नहीं होता। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 24 को लिखने के लिए हम इस तरह भी कर सकते थे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 3 3 3 बार 9 9 3 नहीं फैक्टर उसे कहते हैं जो इसको ना डिवाइड कर दे पूरा पूरा। अब ये लिस्ट की फॉर्म में क्यों दिया है इसका नहीं मुझे पता। ये देखिए 2 पे भी जाता है 2 और 3 पे भी जाता है 3 पे भी जाता है 1 पे भी जाता है। तो लिस्ट की फॉर्म में उन्होंने पता नहीं क्यों दिए हैं। अब द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस, अच्छा पर इन्हें लिस्ट की फॉर्म में क्यों दिए हुए हैं। अच्छा ये लिस्ट की फॉर्म में नहीं दिए हुए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों एक ना प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम होता था, उसका फंडामेंटल ये देखें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मतलब क्या है कि प्राइम्स इन अ यूनिक वे फैक्टर्ड, कोई भी आप नंबर ले लेना, कोई भी आप नंबर ले लें रियल नंबर, इंटीजर वाला ही लेंगे ना, इंटीजर वाला नंबर थ्योरी में काम कर रहे हैं हम, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने 24 ही लिख लिया ना, तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 3, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन इसके आगे। तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है 2 की पावर 3 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 3 कर लें और 3 की पावर 1। एक मिनट में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझ आएगी। फ़र्ज़ किया मैं कह देता हूँ फैक्टर इंटीजर, फैक्टर इंटीजर मुझे किसका चाहिए, मैं कहूँ 245 का 345 का चाहिए। अब देखिएगा 3 की पावर 1, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1 होगी फिर प्लस है, ठीक है फिर प्लस है 5 की पावर 1 होगी तो वो 5 ही हो गया, ठीक है ठीक है 5 की पावर 1 कर लें, 5 की पावर 1 कर लें और प्लस आप कर लें 23 की पावर 1, 23 की पावर 1। तो देखिएगा 345 ही बनेगा। इनको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे ना, फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है प्लस क्यों करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 345 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये भी हमारे पास हो गया। अब टाइमिंग एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि ये हमें टाइम देगा कि कितना टाइम देता है कर्नल या सीपीयू इस चीज़ को सोल्व करने में। जैसे प्राइम कितनवें नंबर वाला प्राइम, इतनवें नंबर वाला प्राइम, वो हो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है कितने नंबर वाला प्राइम, इतनवें नंबर वाला प्राइम जो है वो हमने फाइंड करना है। देखिए ना अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिख दूँ प्राइम, प्राइम मुझे चाहिए 5वें नंबर वाला प्राइम, तो देखें ये 11 हो गया। अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए 80 नंबर वाला प्राइम तो कितना बड़ा हो गया ये। अगर मैं चाहूँ कि मुझे चाहिए 456 नंबर वाला प्राइम तो ये भी कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए इतनवें नंबर वाला प्राइम तो ये तो मज़ीद बड़ा हो गया। लेकिन अगर इसकी मैं टाइमिंग चेक करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइमिंग लगा दूँगा कि पीसी इसके सोल्व करने के लिए कितना टाइम लेता है, ठीक है कितना टाइम लेता है। तो ये उसने बता दिया 0 कुछ सेकेंड्स लेगा और वो ये है। अगर मैं मज़ीद बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये कंप्यूटर हैवी है ना, लैपटॉप हैवी स्पीड है, इस पर भी 0 कुछ टाइम दे रहा है, इनका ज़्यादा ले रहा है क्योंकि इनका पीसी हल्का है थोड़ा सा। तो हमारा लैपटॉप तो बहुत तगड़ा है क्योंकि देखें सेकंड से भी पहले आपको आंसर निकाल के दे रहा है। मैंने और बड़ा नंबर कर दिया, इस पर भी 0, देखें ना आंसर उसने कितनी जल्दी निकाल के दे रहा है। और मैं बड़ा नंबर कर देता हूँ इतने नंबर वाला। अब भी मेरे यानी कि आपके सामने देखें ना, जब मैं इंटर दबाता हूँ उसी वक्त आंसर आ जाता है ना, तो 0 कुछ टाइम लगता ही नहीं है, यानी कि बहुत ही कम। तो और मैं कितने को लिखूँ, लिख ही जा रहा हूँ मैं नंबर्स,
ये देखें मैंने कितने लिख दिए हैं, अभी भी 0 पॉइंट कुछ, क्योंकि एंटर दबाऊँ तो फ़ौरन आंसर आ जाता होता है। इतने नंबर वाला मुझे प्राइम दो, इतने नंबर वाला, अभी भी 0 पॉइंट कुछ। वो कोई मैं बड़ी कैलकुलेशन ले लेता हूँ। हाँ मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि 10 की पावर 10 की पावर यानी कि इतने ज़ीरो लगा दो आप। अब करता हूँ, नहीं छोटा कर लेते हैं, नहीं इस तरह नहीं आएगा। अच्छा मैं वो निकाल देता हूँ कि ये निकाल लेता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई निकाल लेता हूँ पाई, और मुझे डिजिट्स कितने चाहिए, डिजिट्स मुझे चाहिए इतने चाहिए डिजिट। ये क्यों नहीं हो रहा एग्जीक्यूट है, मेरा प्रोग्राम नहीं ख़राब हो गया? चले यानी कि देख लें, अब कंप्यूटर थोड़ा सा हैवी है जिसकी चीज़ को कर रहे हैं। 80 नंबर वाला प्राइम ये आ गया, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, देखें log x लिखना हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। log bx जिसमें b बेस को ज़ाहिर करेगा, अगर log नहीं बेस नहीं लिखी तो वो ऑटोमेटिकली इसको टर्न लेगा, वो नेचुरल log इसको लेगा, ठीक है। नेचुरल log, और नेचुरल log e जो होता है ना बच्चों, log लिखा हुआ है, नेचुरल log e जो होता है बच्चों वो होता है 1 के इक्वल। आंसर क्यों नहीं आ रहा, वो इस ऊपर वाले की वजह से नहीं आ रहा मुझे लगता है। हाँ तो इसको ना पहले ये फिर इतना ही रहने देता हूँ मैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ मोहसिन अफजल, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं निकालता हूँ आउटपुट, एक न्यू कमांड लिखता हूँ प्राइम 5th नंबर वाला, F5 से रिफ्रेश करके देखता हूँ, जब नहीं हो रहा, हो रहा रिफ्रेश, वो मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ा नंबर दे दिया था। नोटबुक कंटेन्स, वो एग्जीक्यूशन हो रही है, नहीं बंद कर दे, हमें डोंट सेव चाहिए। दोबारा इसको ओपन करता हूँ मैं, न्यू नोटबुक तो नहीं हमें चाहिए, हमें तो अपनी पुराने वाली चाहिए। तो पुराने वाली ये वो था जो आपको निकाल के दिखाया था, कौन सा, गोल्डन रेशो, ठीक है। मैथमेटिका आ गया हमारे पास। जल्दी जल्दी हम बाकी कवर कर लेते हैं, चलें जी। वो log 100 होगा तो वो ये log 100 ही आएगा। log 100 की न्यूमेरिकल वैल्यू ये वाली आएगी। कंप्यूट करें log विद बेस 2, यही 100 है तो आपको पता है बेस पहले लिख देंगे ये वैसे, और इसका ये फार्मूला होता है बच्चों, वो अशारिये में नहीं देगा जब तक कि हम साथ न्यूमेरिकल की कमांड ना लगाएं। अब ये देखें लो एक्सपोनेंशियल 2 और इसके यानी कि e की पावर 2, इसका हमें आंसर चाहिए, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ये होते हैं, और बच्चों इनका एंगल जो है ना वो आपने वो कैपिटल यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह लिखना होता है। तो ये लिखा हुआ है कि अगर 60 डिग्री की हम वैल्यू चाहते हैं ना तो ये π/3 होता है, तो एंगल हमेशा आपने रेडियंस में देना है, ठीक है। मैथमेटिका अज्यूम द आर्गूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन रेडियंस, तो ये आ जाएगा sin π/3, ठीक है। तो यह इस तरह लिख दें तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कहता है 60 डिग्री का आपने आंसर निकालना है, तो 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लिख दें π/3, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट जैसे ये लिख दिया, कहते हैं ये वाली चीज़ अगर आपने करनी है ना ऐसे लिखनी पड़ेगी, साइंस के एक्स को ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, साइंस के एक्स को जैसे ये वाली चीज़ लिख दी हमने, ठीक है। तो ये इसका आ गया 3/4, क्योंकि ऊपर ये देखें इसका आंसर कितना आ रहा था, √3/2 आ रहा था ना, इसका स्केयर ले लें तो साइन 60 डिग्री का स्केयर अगर लेंगे तो वो 3/4 बन जाएगा। तो ये अगर हमने इन्वर्स वाले फंक्शंस लिखने हैं तो साइन इन्वर्स लेना है तो आर्क साइन, आर्क कोस, आर्क का ए बड़ा और टी का टी बड़ा, टेन का टी बड़ा, आर्क सेकेंड, आर्क कोसिकेंड, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। जैसे ये देखिए आर्क साइन 1 जो है वो π/2 देगा,
आर कोस 3 जो है वो ये पाई के इक्वल होगा। अब आपको पता है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के ये फार्मूलाज होते हैं, और इन्हीं के उलट कर दें, इसका उलट वो कोसिकेंड बन जाएगा, इसका उलट जो है वो सेकंड हाइपरबोलिक बन जाएगा, और इसका उलट जो है वो कोट हाइपरबोलिक बन जाएगा। तो कहते हैं कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आया करेगी, ठीक है। तो ये आप एन लगा दिया करेंगे साथ, ठीक है, स्पीड के साथ। अब ये आर्टिकल मैं कंप्लीट करवाऊँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो टू द पॉइंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें ज़ाहिर करवाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कोमा लगाना पड़ेगा। जैसे ये देखें लिखा हुआ है प्रिंट कर दे किस द प्रिंट्स अ लाइन ऑफ द टेक्स्ट, तो डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे अगर आप तो वो टू द पॉइंट देखें वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है। लेकिन आप डबल कोटेशन के अलावा एक्सप्रेशंस लिख दिए हैं आपने, देखे ना, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 1 + 2 3, तो ये 3 आ गया, ठीक है, 3 लिख दिया गया। और नेक्स्ट क्या है बी प्लस सी, इन दोनों को जमा किया तो 5 आ गया, तो ये देखें 5 आ गया। और सी प्लस डी यानी कि इन दोनों को जमा किया तो 4 3 7 आ गया, तो ये 7 आ गया। नेक्स्ट डी प्लस सी, तो डी प्लस सी किया 5 और 9, तो 9 आ गया। और नेक्स्ट क्या है ई प्लस ए, तो ये 1 + 5 करेंगे तो आंसर देखें 6 आ गया। अब ये लिखा हुआ है कि मैथमेटिका इंक्लूड अ क्लास ऑफ फंक्शंस एंडिंग इन द लेटर क्यू। मैथमेटिका में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि क्यू पे ख़त्म होते हैं, यहाँ से लेके ये सारे दिए हुए हैं। इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स। अलजेब्राइक इंटीजर, क्या कोई अलजेब्राइक इंटीजर है कि नहीं, अगर है तो यस आ जाएगा, अगर नहीं तो ये आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, ये करके दिखाता हूँ। मैथमेटिका पे ये ओपन हो गया होगा, ये मोहसिन अफजल वाली चलाएंगे हम। लेकिन जी उसने सारी आउटपुट ही चेंज कर दी हुई है, यानी कि ये नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, देख लेते हैं चलता है कि नहीं। प्राइम क्यू लिख दें, प्राइम क्यू क्या ये 4 प्राइम है कि नहीं, तो उसने कहना है कि नहीं है, तो प्राइम नहीं है। और अगर मैं लिखूँ प्राइम क्यू 3 प्राइम है कि नहीं, तो जी बिल्कुल ये प्राइम, ठीक हो गया। तो ये प्राइम क्यू भी यहाँ कहीं पे आता होगा, पी के साथ देख लें, ढूंढ लीजिएगा इनमें से प्राइम। ओड क्यू का मतलब वो ओड है कि नहीं, तो अगर मैं लिख दूँ ओड क्यू, तो ओड क्या 3 ओड है कि नहीं, तो बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ ओड क्यू, तो क्या 8 ओड है कि नहीं, तो नहीं, 8 तो ओड नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह चीज़ें काम करेंगी। ये सारी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। इंटीजर है कि नहीं उसके हिसाब से देखना हो, मैट्रिक्स मेंबर है कि नहीं, मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी कि इस हिसाब से। तो चलें जी, ऐसे एग्जांपल प्राइम क्यू की उन्होंने दी, ठीक है। प्राइम क्यू 5 प्राइम है कि नहीं है, 6 प्राइम है कि नहीं है। पोलिनोमियल है कि नहीं, इसको चेक करना हो तो क्या है, ये पोलिनोमियल उसने लिख दी, ये पोलिनोमियल है कि नहीं किस, ठीक है। अब ये आगे वो कोमा के साथ लिख भी रहा है कि x में पोलिनोमियल चेक करनी है, तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, पोलिनोमियल है। और अब ये y के हिसाब से चेक करनी है, y की पावर 1 है, ठीक है, y की पावर 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ y नहीं है। इसमें y की पावर 1/2 है, तो पोलिनोमियल में पावर जो है वो बटे में नहीं होती, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, फाल्स हो गया। ये सॉल्वड एग्जांपल है, ये आप खुद कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट 10 जो है वो फाइंड करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये आ गई। क्यूब रूट फाइंड करना है, ये वाली आ गई, सिखाया हुआ है आपको। उसके बाद ये स्क्वायर रूट 10 20 वो आ जाएगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और 20 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये भी आपको आता है। पहले उन्होंने कहा कि 50 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर निकालना है, तो पहले ये लिख दिया। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं लिख दूंगा ए बराबर किसके है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लिख दूँगा 3 की पावर 2, स्क्वायर रूट 3 चाहिए ना, हाँ, SQRT 3 और प्लस लिख दूँगा SQRT 2, ठीक है। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आए ना, मुझे वो 50 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, ये आ गई। और अगर यही मैं सारी कमांड लिखूँ लेकिन बी के हिसाब से लिखूँ, ये देखिएगा अब, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं अब बी का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों ये इसका आंसर आ गया नेगेटिव का। अब इन दोनों को ए और बी को मल्टीप्लाई करूँगा ना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये देखिए आंसर 1 आ गया। आप ए स्टैटिक बी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए और ये आ गया बी, ठीक हो गया। तो ये देखें ये उन्होंने नेक्स्ट, अच्छा लिखा हुआ था बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये वाला होता है यूज़ द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 10 और 4 है, 10 और 4 का कम्बिनेशन अगर हमने फाइंड करना है तो ये कैसे आएगा, पहले ऊपर 10 का फैक्टोरियल आएगा। तो आप ये सारा पैलेट से भी करवा सकते हैं बच्चों, ये देखें ना पैलेट से। सबसे पहले तो देखें, इसको छोटे रहने देता हूँ। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर हमें 10 का फैक्टोरियल चाहिए, तो ये 10 का फैक्टोरियल आपको पता है 1 से आता है,
और 10 और 4 का फैक्टोरियल था, तो बटे में आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और साथ फिर 10 - 4 होता है, तो ये आ जाएगा 10 - 4 इसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 इसका फैक्टोरियल, तो ये देखें जवाब आ गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इस तरह कमांड से लिख लें फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 10 का हमें चाहिए, फैक्टोरियल किसका चाहिए, 10 का चाहिए। फिर इसके बाद इसके नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, ग्रुपिंग के लिए हम दूसरी ब्रैकेट यूज़ करेंगे ये वाली, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, तो मैं लिख दूँगा फैक्टोरियल 4 का, फैक्टोरियल आ जाएगा 4 का, और फिर साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई के लिए हम स्टैटिक यूज़ कर लेंगे, तो स्टैटिक आ जाएगा 10 - 4 का फैक्टोरियल, तो लिख देंगे फैक्टोरियल 10 - 4, 10 - 4 या डायरेक्ट 6 भी बंदा लिख दे, 210 आ गया, इससे भी आंसर ठीक हो गया। ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये आप रैंडम इंटीजर बता रहे हैं, वो कौन कौन से, ये सारी मैंने एग्जांपल्स आपको करवा दी थी, ठीक है। रैंडम रियल नंबर है वो सारा बता रहा है। फिबोनाची का 27वां नंबर जो होगा वो आ जाएगा। प्राइम 37वां प्राइम, 38वां प्राइम, ठीक है। ये वाला पूछ रहा है, तो कहता है कि इसके क्लोजेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, तो आप इसके लिए इसको राउंड ऑफ कर लें। अगर वो कह रहा है कि इससे ये किन दो इंटीजर्स के दरमियान होगा, तो इससे छोटे वाला इंटीजर, इससे बड़े वाला इंटीजर, तो वो सीलिंग और फ्लोर फंक्शन से हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कहते हैं कि वो इसको करें, ये देखें इनमें से ये जो है ना, ये सीलिंग है और ये फ्लोर फंक्शन है, और ये एक्स की वैल्यू 70 रखनी है, ठीक है, और बाद में पाई रख देनी है, तो ये एक्स की पावर 17 सीलिंग माइनस फ्लोर, और फिर 0 आ जाएगा, और ये पाई रखेंगे सीलिंग माइनस फ्लोर, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट आ गया है जीसीडी, आप लोग को फाइंड करना आता है, एलसीएम की ये कमांड है, बस ये सारा मैंने आपको करवाया हुआ है, जीसीडी ऐसे फाइंड करेंगे। और अच्छी ए की वैल्यू दे रखी है, बी की, ये एलसीएम को जीसीडी से मल्टीप्लाई किया, तो फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, सेम ही आया है, क्योंकि ये एक थ्योरम होता है। क्या थ्योरम होता है, थ्योरम ये होता है कि ए बी बराबर होगा किसके, जीसीडी ऑफ ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ ए बी। तो ये मैथ की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कंप्यूटराइज ऐसे लिखेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड ये आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड देखिए आंसर सेम आ रहा है। अब नेक्स्ट आ गया है, शो करना है कि ये प्राइम नहीं है, ठीक है, नॉट प्राइम, तो प्राइम नहीं है, प्राइम क्यों है कि नहीं, तो प्राइम नहीं है। अब इसके फैक्टर्स की बात करनी है, तो ये फैक्टर इंटीजर कर लें, 53 की पावर 1 करेंगे और इसकी पावर 1 करेंगे, तो ये वाला नंबर बन जाएगा। अब ये देखिए, इसके डिवाइज़र ये भी मिल गया, इसका डिवाइज़र ये भी मिल गया, एक से ज़्यादा डिवाइज़र मिल जाए, यानी कि अपने आप से अलावा भी कोई डिवाइज़र मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो प्राइम नहीं रहता फिर। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, कहता है हाउ डिड इट टेक मैथमेटिकल फैक्टर इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। कहता है कि इस प्रॉब्लम को करने में मैथमेटिका ने कितना टाइम लिया इसके फैक्टर्स निकालने में, तो इसके कंप्यूटर ने 0.011 लिया है, ठीक है। अब कंप्यूट द नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ ई की पावर 5, ई की पावर 5 का हमने नेचुरल लॉग लेना है, तो आप सिर्फ लॉग लिख देंगे ना, तो आपको पता था कि लॉग सिर्फ लिख देना तो वो नेचुरल लॉग ही होता है। मैथमेटिका में अकेला लॉग लिख दें वो नेचुरल लॉग कंसिडर करेगा, और यहाँ में ई कैपिटल लिख के इसकी पावर 5 लिख दें, नहीं तो आप पैलेट में से जाके इसको निकाल लें। ये देखिए ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। नेक्स्ट ये सारी देखें ना कितनी को रहती हैं, अरे बाबा सारी हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। चलें जी, स्पीड के साथ बता देता हूँ, आ गया मैं बक आके चला कर देते हैं। चलें जी, आगे वाली मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। कहता है कंप्यूटर द कॉमन लॉग विद बेस 10 वाला करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है बेस 10 इस तरह दे देते हैं और ए की पावर 5 आगे लिख देंगे। और जो भी आंसर आया है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये जो भी आंसर आया है ये परसेंटेज के इक्वल हो गया, आपको बताया हुआ है ये चीज़, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आ गई। और कहता है इफ़ जिकोप स्टार्ट्स विद हैव 30 डेज, ये देख लीजिएगा ऐसे होगा, यानी कि ये आगे वाली एग्जांपल्स आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वह मैंने आपको पीछे से थ्योरी करवा दी हुई है, तो ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हम यूज़ करते हैं। tan नेचुरल लॉग एक्स जो है वो इसकी ट्रेडिशनल फॉर्म ये वाली आ रही है, ठीक है, tan हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग एक्स की। तो ये असल में कैसे सोल्व होगा, tan का फंक्शन होता है e की पावर -x माइनस ए की पावर x और डिवाइडेड बाय e की पावर -x और प्लस e की पावर x। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, तो वो x से कैंसिल वगैरह हो गए, जैसे भी सिंप्लीफाई करेंगे ना फिर, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ें इन्फिनिटी प्लस ये करेंगे इन्फिनिटी ही आएगा। इसी तरह 3 + 4 ओटा लिखा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट वो फाइंड करेंगे ना, यानी कि इसका स्क्वायर रूट,
आपको पता है योटा के लिए कैपिटल आई यूज़ करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट डी मोवियस थ्योरम के से हम फाइंड करते हैं, यानी कि 3 + 4 योटा की पावर 1/2 हो गया ना असल में। तो ये वाली बात हो गई। तो नेक्स्ट अगर आप देखें द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन के आर टाइम्स, यानी कि इसका फार्मूला जब मैंने कम्बिनेशन वाला करवा दिया तो ये भी परमुटेशन वाला भी आप कर लेंगे खुद ब खुद। उसमें क्या होता था, उसमें साथ नीचे के का फैक्टोरियल भी होता था, लेकिन यहाँ पे के का फैक्टोरियल नहीं है, यानी कि ये ज़्यादा आसान है उससे। और फ्लोर फंक्शन लेना है हमने, लोग इसका नेचुरल लोग इसका लेकर उसका फिर हमने किन के दरमियान आता है, किन के दरमियान निकालने के लिए फ्लोर और सीलिंग फंक्शन हम देखते होते हैं। तो ये सारी सिंपल से एग्जांपल्स हैं, ये करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ना बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आएंगे, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।